सभी छात्रों को सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी की प्रमुख ध्वनियाँ। हिंदी की प्रमुख ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में आज कोई हमारा है हिंदी की प्रमुख ध्वनियाँ। स्वर, व्यंजन और लिपियां। आज के विषय में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हिंदी की प्रमुख ध्वनियां होती। ध्वनि क्या है? ध्वनि को हम वर्ण भी कहते हैं, वर्ण या अक्षर। ध्वनि के से तात्पर्य है कि हिंदी की सबसे छोटी ध्वनि से तात्पर्य है वर्णों का उच्चारित रूप। ध्वनि का उच्चारित रूप जैसे कि ए, आ, ई, उ, क, ख, ग, घ, ड़, ये सभी ध्वनियाँ हैं जो हमारे मुंह के अंदर, मुंह से हवा जो बाहर निकलती है उसके प्रयास से हमें सुनाई देती है। तो ये हिंदी की प्रमुख ध्वनियाँ हैं। प्रमुख ध्वनियों के अंतर्गत हम पहले पढ़ते हैं वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर, तो वर्ण क्या है? वर्ण, अक्षर। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वह ध्वनि कहलाती है। जैसे ए, आ, या, क, ख, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए ये प्राय ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ ही वर्ण या अक्षर होती हैं। ये ध्वनियाँ जिनका उच्चारण हम मुख से स्वतंत्र रूप से या स्वरों के मेल से, हमारे मुंह से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है, जो आवाज हमारे मुंह से निकलती है, वे ही ध्वनियाँ प्राय वर्ण कहलाती हैं या अक्षर कहलाती हैं, जिन्हें हम हिंदी स्वरमाला और वर्णमाला में प्रकट करते हैं। जैसे अब इनमें वर्ण मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? वर्ण के प्रकार दो। वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर हिंदी में 13 है। स्वर मुख्य रूप से हिंदी में अब प्रमुख ध्वनियाँ हमने ध्वनि का हमने पता लगा लिया कि मुंह से उच्चारित होने वाले वर्ण अक्षर ही ध्वनियाँ हैं। और ध्वनियाँ जो हैं दो प्रकार की हैं, ध्वनि या वर्ण दो
प्रकार के होते हैं स्वर एवं व्यंजन। स्वर भाषा की वे स्वतंत्र ध्वनियां जो मुख से अपने आप उच्चारित होती हैं। अन्य ध्वनियों या वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर कहलाते हैं, ये स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये मुख्य स्वर है। इन मुख्य 13 स्वर हैं हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में 13 मुख्य स्वर हैं जिनका उच्चारण मुंह से स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजन या अन्य वर्णों की इसमें कोई सहायता लेनी नहीं पड़ती। ये स्वर हैं। इनमें से अब स्वरों के स्वरों के प्रकार। अब स्वर देखते हैं कितने प्रकार के हैं। स्वर के 3 प्रकार हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं। तो इसमें पहला दे रखा है हर्षव या लघु। हर्षव या लघु स्वर। हर्षव या लघु स्वर ये 4 हैं। ए, ई, ऊ और री। ये 4 स्वर हैं जो कि वास्तव में मूल स्वर भी कहलाते हैं। इन 4 मूल स्वरों के द्वारा ही अन्य स्वरों का निर्माण होता है। इनके बाद में अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या गुरु, जिन्हें ए प्लस ए जमा ए के योग से आ बनता है। ई जमा ई के मेल से ई बनता है। ऊ जमा ऊ के मेल से ऊ की ध्वनि बनती है। ये 3 गुरु स्वर या दीर्घ स्वर हैं। इसके बाद में संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर वर्ण हैं। वे लघु स्वरों के मेल से या लघु गुरु स्वर के मेल से प्राय बनते हैं। तो इनमें ये है मुख्य 4 हैं, जिसमें ए का मेल होता है ए और ई स्वर के मेल से, लघु वर्ण के मेल से। ऐ में ए प्लस आ प्लस ई के मेल से।
ऐ शब्द बनता है। और फिर इसके बाद में ऊ में आ और ओ वर्ण, ए और छोटे ऊ की मात्रा के मेल से ओ बनता है, और आ और बड़े ऊ की मात्रा के मेल से औ स्वर बनता है। ये मुख्य स्वर है। इन मुख्य स्वरों के आधार पर ही हमारी संपूर्ण वर्णमाला आगे चलती है। अब इनके बाद में है मात्राएं। मात्राएं मुख्य प्रकार से हिंदी स्वरों की मात्रा में ए वर्ण के लिए कोई मात्रा नहीं होती। ए वर्ण अपने आप सही, ए वर्ण है वो लघु या ह्रस्व स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा, फिर इसके बाद में ई की मात्रा, फिर ई दीर्घ वर्ण या दीर्घ स्वर ई की मात्रा, फिर ऊ की मात्रा, फिर इसके बाद में ऊ की मात्रा, ऊ और ऊ की मात्रा, फिर री के लिए विशेष मात्रा नहीं है। और इसके बाद में ए के लिए आई, फिर इसके बाद में ओ, औ की मात्रा। ये प्रमुख मात्राएं हैं जिनका प्रयोग हिंदी वर्णमाला में बारकड़ी के साथ में किया जाता है, यानी व्यंजन वर्णों के साथ में इन मात्राओं का प्रयोग कर आगे के अन्य वर्णों का निर्धारण किया जाता है। और इसमें प्लूत स्वर होता है जिनमें 3 मात्राओं का समय लगता है, यानी उच्चारण काल के आधार पर हिंदी में 3 प्रमुख मात्राएं होती हैं। हर्षो स्वर में 1 मात्रा, यानी सारी की सारी लघु स्वर हैं, इनमें 1 मात्रा का समय लगता है। हर्षो स्वर में 1 मात्रा, उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगने के कारण ये हर्षो स्वर कहलाते हैं या लघु स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर में 2 लघु स्वरों के मेल से एक दीर्घ वर्ण या गुरु स्वर बनता है, इसलिए इसमें 2 मात्राओं का काल लगता है, या 2 मात्रा उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। और जो प्लूत स्वर होते हैं, प्लूत स्वर का अर्थ है कि किसी विशेष शब्द में, जैसे जाओ शब्द हम उच्चारण करते हैं तो आ की ध्वनि का जाओ, आ की ध्वनि का विस्तार होने के कारण इसमें शब्द का प्रयोग, इनमें 3 मात्राओं का समय लगता है। और प्लूत स्वर में 3 मात्राओं का, 3 मात्रा का समय उच्चारण में, 3 मात्रा का समय उच्चारण में लगता है, इसलिए इसे प्लूत स्वर कहते हैं। प्लूत स्वर का हम इस प्रकार ओडम
ओडम के रूप में इसको प्रकट करते हैं। ओडम के रूप में इसको प्रकट करते हैं। ये 3 प्रकार के उच्चारण के आधार पर स्वर हैं। फिर इसके बाद में इसमें अयोगवाह वर्ण होते हैं, जिनमें एक तो है अयोगवाह, वे वर्ण है जिनका प्रयोग स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। स्वर और व्यंजन के साथ ही इनका प्रयोग होता है, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इनमें 2 हैं, अनुस्वार जिसे अंग भी कहते हैं, और एक विसर्ग जिसकी ध्वनि उच्चारण है वह अ के रूप में होती है। ध्वनि उच्चारण अ के रूप में किया जाता है। और एक है इसमें अनुनासिक ध्वनि है, वह है अंग, जिसे चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। तो ये प्रमुख स्वर हैं। अब इसके बाद में स्वर जो है, स्वरों का हमने जैसे पढ़ दिया कि स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण मुंह से अपने आप होता है। जैसे हमें किसी वस्तु से टकराने पर या कोई तीखी चीज़ हमें चुभ जाती है, तो उससे हमारे मुंह से ए आ या ई ऊ की आवाज़ अपने आप आती है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमें हमारे जीवन में इन शब्दों के, इन जो स्वर हैं, इनका उच्चारण अपने आप मुख से स्वतंत्र रूप से होता है। फिर इसके बाद में है व्यंजन। व्यंजन वर्ण वे वर्ण या ध्वनियां जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। व्यंजन कहलाते हैं तथा इनमें व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह से निकलने वाली वायु है, वह मुख के किसी न किसी भाग से घर्षण करके बाहर निकलने के कारण व्यंजन वर्ण अलग अलग स्थानों से प्रकट होते हैं। तो इनमें व्यंजन प्राय, इसमें सबसे पहले देखते हैं हिंदी, वर्णमाला में
33 हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं जिनका वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। पहला इसमें है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या वर्णमाला में 25 व्यंजन है। ये मुंह के अलग अलग भागों के मुंह के अंदर जीवा के द्वारा जो प्रयास किया जाता है व्यंजन को बोलने में, उस अनुसार ये 25 व्यंजन है स्पर्शी व्यंजन, जिनमें मुख्य है कंठे, कंठे व्यंजन है वह क वर्ग, क वर्ग अर्थात क, ख, ग, घ, ड़, ये स्पर्शी व्यंजन है। इसके बाद में दूसरा है तालु। तालु व्यंजन मुख्य रूप से तालु व्यंजन है वे हैं च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ और ये मुख्य हैं। तीसरा है इसमें मूर्धा। मूर्धा में ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मुख्य हैं। फिर इसमें है दंत। दंते व्यंजन में त वर्ग। दंत्य व्यंजन में त वर्ग है। त वर्ग का त, थ, द, ध, न, ये विशेष है। फिर इसमें पांचवा है वो है ओष्ठ। ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन में प, फ, ब, भ और में, ये प वर्ग है। ये 25 स्पर्शी व्यंजन है जिनके अंदर मुंह से निकलने वाली हवा जो है, वायु है, वह किसी न किसी प्रकार मुख के अंदरूनी भागों के साथ घर्षण करती हुई मुख से बाहर निकलती है। जैसे क वर्ग का उच्चारण करते समय कंठ से वायु घर्षण करती हुई यानी घोष वर्ण जो है वो क, ख, ग, घ, ड़ के रूप में बाहर आते हैं। तालव्य व्यंजन यानी जीभ है वह तालु के समतल हो जाती है, बिल्कुल सपाट। च, छ, ज, झ, ण, ये। फिर मूर्धा में जीभ जो ट वर्ग है उसका उच्चारण करते समय मुंह के अंदर जीभ मुड़ जाती है। जब ट, ठ, ड, ढ, ण। और मूर्धा यानी मूर्धन्य वर्ण है जिनका उच्चारण जीभ के मुड़ने के साथ एकदम से झटके से नीचे गिरने पर होता है। फिर दंत्य वर्ग है तो दंत्य वर्ग में त वर्ग का उच्चारण करते समय जीभ दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए इसे दंत्य वर्ग कहा जाता है। यानी दांतों के
अंदरूनी दांतों के अंदर वाले भाग को स्पर्श करती है। ओष्ठ व्यंजन प भ ब भ मैं का उच्चारण करते समय हमारे होठ आपस में स्पर्श करते हैं। प भ ब भ मैं, तो इनका उच्चारण करने से ये ओष्ठ व्यंजन है। ये स्पर्शी व्यंजन है कुल 25, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन। फिर इसके बाद में है अगला उसमें, इसके बाद में अगला है फिर अंतस्थ, तीसरा। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन 4 है जिनका उच्चारण करने से वायु हमारे फेफड़ों से घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, जिनमें ये 4 प्रमुख हैं, ये, र, ल और व। ये, र, ल, व। इनके उच्चारण में जीभ, दांत, तालु, होठ लगभग आपस में सटे रहते हैं। इनका उच्चारण य, र, ल, व का उच्चारण करने पर जीभ, होठ, तालु और दांत और होठ आपस में एक दूसरे से सटे अर्थात जुड़े रहते हैं, और ये ध्वनियां प्राय इनके उच्चारण में स्वर भी सुनाई देते हैं, और इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। जैसे य के उच्चारण में ई, व के उच्चारण में उ, र के उच्चारण में री और ल के उच्चारण में लृ ध्वनि समान रूप से उच्चारित होती सुनाई देती है। तो इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर भी नहीं, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। फिर तीसरा है इसमें हमारा उसमें व्यंजन में जब हम उसमें व्यंजन भी संख्या में 4 हैं। इन चारों का रूप है, ये है श, और है, श और है। तो इन वर्णों का उच्चारण करने पर जिह्वा, तालु आदि अंग प्राण वायु के साथ घर्षण से उष्मा प्रकट करते हुए मुंह से बाहर निकलती है। यानी इन शब्दों का, इन व्यंजनों का उच्चारण करने पर हमारे उदर से यानी पेट से गर्म हवा घर्षण करती हुई बाहर निकलती है। जैसे कि स, है और श, इनका उच्चारण श और है का उच्चारण करने पर पेट से गर्म हवा निकलकर बाहर आती है। उसमें 4 व्यंजन है। तो ये हमारे मुख्य रूप से उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है। इन वर्गीकरणों के अनुसार ही हम हिंदी में व्यंजन प्रयोग करते हैं। इसके साथ हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में 4 व्यंजन आते हैं, जिनमें प्राय क्षय का प्रयोग करने का निर्माण क और श के मेल से होता है। फिर इसके बाद में है श्रेय का उच्चारण है स और र के मेल से होता है। फिर इसमें अगला है ज और इ के मेल से। फिर इसके बाद में है त्रय का निर्माण, त्रय वर्ण है वह त और र के मेल से बना है, इसलिए इसे